देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिनेशन और टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अब हम पढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की विधियां या मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए, स्वपरागन और परपरागन को हमने आपको कल समझाया और उनके लिए जो एडेप्टेशन थे, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, वो भी हमने आपको बताए कि स्वपरागन के लिए कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए और परपरागन के लिए भी कौन कौन से अनुकूलनीय युक्तियां होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन का। तो स्टूडेंट, अपना टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन की विधियां। देखिए स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहते हैं कि पर परागन के लिए बाह्य कारक भी काम में आ सकते हैं और जो बाह्य कारक होते हैं वो जैविक या अजैविक घटक या कारक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। तो हम आपको सामान्य रूप में बताना चाहते हैं कि पर परागन के लिए जो जैविक कारक आते हैं, जो बाह्य साधन होते हैं जो पर परागन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं, तो जैविक रूप में एक तो अपना पक्षी है, एक कीट है और इसके बाद में जंतु। और अजैविक के रूप में स्टूडेंट ना एक तो जल और एक वायु। लेकिन अब हम पर परागन की जो विधियां हम पढ़ रहे हैं उनमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम वायु परागन। प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट की वायु परागन किसे कहते हैं। तो देखो, जैसे परागन का माध्यम होता है उसी प्रकार हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है तो ऐसे परागन को हम वायु परागन कहते हैं। लेकिन वायु परागन के लिए जो परागकण होते हैं उनकी भी कुछ विशेषताएं होती है। तो वो जो परागकण होते हैं वो हल्के हो सकते हैं, वो शुष्क हो सकते हैं, चिकने हो सकते हैं, जो आसानी से वायु द्वारा परागित हो सकते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं कि घास के अंदर जो रोमिल या पक्षमावी होते हैं, घास के रोमिल या पक्षमावी, इनका जो परागन होता है वो वायु के द्वारा होता है। अब हम पर परागन की दूसरे मेथड की बात करते हैं और वो दूसरा मेथड है अपना जल परागन। देखिए, जब ठीक उसी प्रकार हम यहाँ जल परागन को भी परिभाषित करेंगे कि जब परागकणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है या जल द्वारा परागकणों का परागन होता है तो ऐसे परागन को हम जल परागन कहते हैं। लेकिन ये जो जल परागन होता है, हम यहाँ इसके दो प्रकारों का अध्ययन करेंगे, अर्थात जल परागन दो प्रकार का होता है। तो नंबर फर्स्ट आता है अपना अधोजल परागन। जब परागन जल के अंदर होता है तो इसे हम कहते हैं अधोजल परागन। तो अधोजल परागन के लिए हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं स्टूडेंट जोस्टेरा, और इसका जो दूसरा प्रकार आता है वो है स्टूडेंट अपना अधिजल परागन। तो अधिजल परागन किसे कहते हैं इसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि जब परागन जल की सतह पर होता है तो उसे कहते हैं हम अधिजल परागन। तो जैसे यहां एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं हम बेलिस्नेरिया। तो ये था अपना जल परागन। तो जल परागन के हमने यहाँ स्टूडेंट दो प्रकारों का अध्ययन किया है, एक तो अधोजल परागन और दूसरा अपना अधिजल परागन, आपको याद रखना है। और अब परागन की हम तीसरी विधि का अध्ययन करते हैं और वो विधि है कीट परागन। देखिए, कीट परागन में काफी कीट सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे मधुमक्खियां हो सकती हैं, बीटल्स हो सकता है, पतंग हो सकता है,
भौरे हो सकते हैं। ये जो इंसेक्ट जो वर्ग है, जो कीट वर्ग है, ये परागन में सहायता करते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा परागन की क्रिया जो संपन्न करवाने वाले जो कीट हैं वो मधुमक्खी हैं, जो परागन की कम से कम 80% परागन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। तो सबसे अधिक परागन करने वाले जो कीट हैं वो मधुमक्खी हैं, जो परागन का 80% पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। अब कीट परागन के लिए कीट परागी जो पौधों के पुष्प हैं वो कैसे होने चाहिए, तो हमने आपको फ्लावर स्ट्रक्चर में बताया है कि पुष्प के अंदर जो रंगीन जो भाग होते हैं वो दल होते हैं, और उनका रंगीन होने का कारण है स्टूडेंट कि वो अधिक से अधिक कीटों को आकर्षित करें और अधिक से अधिक कीट पुष्पों की ओर आकर्षित हो, ताकि उनमें अधिक से अधिक परागन की क्रिया संपन्न हो सके। तो जो कीट परागित पुष्प पौधे होते हैं उनके पुष्प चमकदार होने चाहिए, उनके पुष्प गंध युक्त मकरंद युक्त होने चाहिए, ताकि कीट उनकी ओर आकर्षित हो और उनमें परागन की क्रिया संपन्न हो। तो जैसे कीटों द्वारा परागित पौधे कौन कौन से, तो हम यहाँ ले सकते हैं उदाहरण के रूप में सरसों और आंख। सरसों और आंख के अंदर स्टूडेंट आपने सामान्य रूप से ही कीट परागन होते हुए देखा होगा, या कीटों को इनके पुष्पों की ओर आकर्षित होते हुए देखा होगा। इसके बाद में चौथी जो परागन की विधि आती है वो है स्टूडेंट अपना पक्षी परागन। तो देख रहे हैं पक्षी परागन में कौन कौन से पक्षी हैं जो परागन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। तो पर परागन की चौथी विधि है पक्षी परागन। देखिए स्टूडेंट, जो उष्ण कटिबंधीय जो पौधे होते हैं उनमें सामान्य रूप से पक्षी परागन देखने को मिलता है, लेकिन इन पौधों के जो पुष्प होते हैं वो अत्यंत आकर्षक, चटकीले, चमकदार, गंध युक्त, मकरंद युक्त होते हैं, ताकि इनके मकरंद के संपर्क में आए पक्षियों की चोंच और शरीर से चिपककर जो परागन होते हैं वो दूसरे पौधे तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ये पक्षी पर परागन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पक्षी हैं जो पर परागन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं, तो इसमें हुमिंग बर्ड आ सकता है, सन बर्ड आ सकता है। जैसे हुमिंग बर्ड जिसे हम कहते हैं गुंजन पक्षी, या सन बर्ड जिसे हम कह सकते हैं शकरकोरा। ये जो दो पक्षी हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न करवाते हैं पौधों में, पर परागन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। और नंबर 5 जो मेथड है क्रॉस पॉलिनेशन का वो है अपना चमगादड़ परागन। देखिए चमगादड़ क्या है स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि चमगादड़ जो है वो स्तनधारी वर्ग का एक रात्रिचर जंतु है। ये जो जंतु है ये रात्रि में पुष्पों पर मकरंद की खोज में इधर उधर जाता रहता है, लेकिन कुछ पौधों के जो पुष्प होते हैं वो रात्रि में अत्यधिक मकरंद एकत्रित करते हैं और उन पुष्पों में जो परागन की क्रिया को संपन्न करवाता है तो वो स्तनपायी जंतु है, एक रात्रिचर जंतु, उसका नाम है चमगादड़। लेकिन ये कौन कौन से पौधों में पर परागन की क्रिया को संपन्न करवाता है, एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, एक तो कदम और एक कचनार, और नंबर 3 पे हम एग्जाम्पल के रूप में पढ़ सकते हैं बालम खीरा। तो देखिए ये क्रॉस पॉलिनेशन के 5 मेथड है स्टूडेंट, इनमें से आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो क्वेश्चन आपसे वायु परागन से पूछा जा सकता है, या इसके बाद जल परागन है, तो उसके 2 प्रकार है जो हमने आपको बता दिया है, अधोजल परागन और अधिजल। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि वेलिस्नेरिया के अंदर किस प्रकार का जल पर परागन पाया जाता है, तो वो है अधिजल परागन। और इसके बाद में कीट परागन, जो सबसे अधिक मधुमक्खी 80% कीट पर परागन की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। उसके बाद में पक्षी परागन है जिसमें हुमिंग बर्ड और सनबर्ड ऐड है, और इसके बाद में चमगादड़ परागन है जो कदम, कचनार और बालम खीरा जैसे पौधों के अंदर जंतु परागन की क्रिया को संपन्न करवाता है। तो इसके बाद में
पॉलिनेशन जो पहला स्टेप इस चैप्टर का है स्टूडेंट, वो अपना समाप्त होता है और इसके बाद में हम दूसरे एक कॉन्सेप्ट फर्टिलाइजेशन पर विचार करते हैं। स्टूडेंट अपना टॉपिक आता है असंगतता या अनिश्चितता, जिसे हम कहते हैं इनकॉम्पिटिबिलिटी। देखिए वैसे तो हम इसको नॉर्मली समझ सकते हैं कि जब मादा एवं नर युग्मकों के निषेचन में जो असामान्यता उत्पन्न होती है, जो विफलता उत्पन्न होती है, उस घटना को ही हम कहते हैं अनिश्चितता। ए का अर्थ नहीं और निश्चितता का मतलब निषेचन नहीं होना। तो मतलब निषेचन नहीं होने की स्थिति में हम इसको सामान्य रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि एक तो जो फंक्शनल अर्थात कार्यक्षम और एक फर्टिलाइजर होता है, एक जननक्षम, जो नर और मादा युग्मक होते हैं, उनके निषेचन में जो विफलता उत्पन्न होती है या असामान्यता उत्पन्न होती है, उसे हम अनिश्चितता कहते हैं। और अपना जो स्टूडेंट अनिश्चितता होता है, जो इनकॉम्पिटिबिलिटी होता है, ये दो प्रकार का होता है। देखिए इनके प्रकारों को देखते हैं। पहला होता है अंतराजातीय अनिश्चितता और दूसरा होता है स्टूडेंट अंतरजातीय तो अंतराजातीय और अंतरजातीय अनिश्चितता में क्या अंतर है, हम आपको बता देते हैं कि अंतराजातीय अनिश्चितता में एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के मध्य ये अनिश्चितता पाई जाती है। तो ऐसी अनिश्चितता जो एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के मध्य पाई जाती है, उसे हम कहते हैं अंतराजातीय। मतलब एक अंतर से जो अनिश्चितता उत्पन्न होती है वो अंतराजातीय अनिश्चितता होती है। जैसे ब्रेसिका राफा या कैम्प्रेस्टिस और ब्रेसिका राफा, ये एक ही वंश की दो अलग अलग जातियां हैं। इनके में जो इनके निषेचन में जो असामान्यता उत्पन्न होगी या जो विफलता उत्पन्न होती है, वो होती है अपनी अंतराजातीय अनिश्चितता। इसके बाद में स्टूडेंट हम पढ़ते हैं अंतरजातीय। तो इसका अर्थ होता है एक ही वंश की जातियों के मध्य जो अनिश्चितता पाई जाती है, वो होती है हमारी अंतरजातीय अनिश्चितता। जैसे प्रिमुला के अंदर, प्रिमुला में जो अनिश्चितता देखने को मिलता है वो होता है अपना अंतरजातीय अनिश्चितता। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा अंतरजातीय अनिश्चितता और अंतरजातीय। तो अंतरजातीय में एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के मध्य पाई जाने वाली अनिश्चितता और अंतरजातीय में एक ही वंश की जातियों के मध्य पाई जाने वाली अनिश्चितता। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो इसका जो नियंत्रण होता है वो मल्टी एलिल्स के द्वारा ये नियंत्रित होती है। लेकिन यदि अनिश्चितता का नियंत्रण और निर्धारण नर युग्मकों या मेल गैमेटोफाइट के द्वारा होता है, तो उसे हम युग्मकोद विधि स्व अनिश्चितता कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि युग्मकोद विधि स्व अनिश्चितता किसे कहते हैं। तो जब अनिश्चितता का निर्धारण एवं नियंत्रण एक मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद विधि के द्वारा होता है, तो उसे कहते हैं हम युग्मकोद विधि स्व अनिश्चितता। इसके बाद में आता अपना बीजाणु विधि स्व अनिश्चितता। तो देखिए जब स्व अनिश्चितता का निर्धारण बीजाणु ऊतक के एक जीन प्रारूप के प्रकार द्वारा होता है,
तो उसे कहते हैं हम बीजाणुद्वितीय स्वनिष्ठता। लेकिन हम समझ सकते हैं स्टूडेंट की जो स्वनिष्ठता होता है उसके एक पादप पर क्या रिजल्ट देख सकते हैं, क्या परिणाम देख सकते हैं। तो देखिए स्वनिष्ठता के कारण एक पौधे पर दिखने वाले परिणामों में नंबर फर्स्ट, जो पोलेंस ग्रेन्स होते हैं परागकणों के अंकुरण का अभाव, ये पहला रिजल्ट से होता है। नंबर 2, परागनली की वृद्धि का रुकना। नंबर 3, परागनलिका का वर्तिकाग्र में फटना। नंबर 4 जो रिजल्ट है वो ये है कि नर युग्मक में मादा युग्मक का संलयन नहीं होना। नंबर 5 के रूप में हम पढ़ सकते हैं कि परागनाल का सही स्थान पर नहीं पहुंचना। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी आपसे पूछा सकता है कि स्वनिष्ठता के एक पौधे पर पड़ने वाले कोई 2 या 3 परिणाम बताइए। तो उसमें सबसे पहले परागकणों का अंकुरण का अभाव मतलब कम होता है, परागनली की वृद्धि का रुकना, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब वो रुक जाता है, परागनलिका का वर्तिकाग्र के अंदर फटना, और नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन नहीं होना। हमने आपको पहले ही इसकी परिभाषा में बताया कि इसमें नर और मादा युग्मक के निषेचन में जो असामान्यता उत्पन्न होती है उसे ही हम अनिश्चितता कहते हैं। तो वो ही रिजल्ट हम यहाँ चौथे परिणाम में देख सकते हैं कि इसके अंदर नर युग्मक में मादा युग्मक का संलयन नहीं होता।